तो हम लोग एक खास बाउंड स्टेट पोटेंशियल की बात कर रहे थे, जिसको हम डीप स्क्वायर वेल पोटेंशियल या इन्फिनिट स्क्वायर वेल पोटेंशियल या पार्टिकल इन ए बॉक्स, इन नामों, वन डिमेंशनल बॉक्स, इन नामों से जानते हैं। और वो पोटेंशियल ऐसा है कि x बराबर 0 से L इतनी दूरी में हम कहते हैं कि पोटेंशियल बराबर 0 है, और उसके इधर और उसके उधर पोटेंशियल इन्फिनिटी है। v बराबर इन्फिनिटी यहाँ, v बराबर इन्फिनिटी यहाँ। तो अगर आप पोटेंशियल ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ये इन्फिनिटी जा रही है, लाइन ये पूरे में इन्फिनिटी है, और इधर भी ये पूरे में इधर इन्फिनिटी है। ऐसा अलजब्रा में अगर लिखें तो Vx इज इक्वल टू 0 फॉर 0 लेस देन x लेस देन L, एंड देन Vx इज इन्फिनिटी अदरवाइज। x बराबर 0 पे और x बराबर L पे एक डिसकंटिन्यूअस जंप है पोटेंशियल में, इधर 0 उधर इन्फिनिटी। तो ऐसा जब हम होता है तो हम कहते हैं कि ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तो हमारा जो पोटेंशियल है ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, x बराबर L पर भी डिसकंटिन्यूअस है, x बराबर 0 पर भी डिसकंटिन्यूअस है। वेव फंक्शंस डिसकंटिन्यूअस नहीं हो सकते, वेव फंक्शंस को कंटिन्यूअस होना चाहिए, वेव फंक्शन को हर जगह फाइनाइट होना चाहिए, और वेव फंक्शन को स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए। ये हमने कंडीशंस पहले लिखे थे, हम फिर से यहाँ लिख देते हैं ताकि वो याद रहे। जो वेव फंक्शन है उसके बारे में है, दिस शुड बी कंटिन्यूअस, यानी ऐसा जंप नहीं होना चाहिए कि यहाँ वेव फंक्शन कुछ है और उसी पॉइंट को, जस्ट पॉइंट को क्रॉस कर रहे हैं तो वेव फंक्शन कुछ और हो गया, एक डिफरेंस है, ऐसा नहीं हो सकता। तो कंटिन्यूअस होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए हर जगह, फाइनाइट एवरीवेयर। वेव फंक्शन को कहीं भी इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, जो रियलिस्टिक वेव फंक्शंस हैं, और इसको स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए ताकि हम उसको नॉर्मलाइज कर सकें। लेकिन जो पोटेंशियल फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, और यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी भी इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी है। तो अगर हम एच साई बराबर ई साई इसको सॉल्व करें, ये टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है, और हमारे केस में माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m, और फिर सेकेंड डेरिवेटिव फाई एक्स प्लस वी एक्स इंटू फाई एक्स बराबर ई इंटू फाई एक्स, ये इक्वेशन बना। हम इसको ढूंढ रहे हैं कि कौन से ऐसे फंक्शंस हैं, उस फंक्शन को मैंने 5 बोला है, h के लिए ये इतना है, और फिर e इंटू वो फंक्शन है। अब जो ये रेंज है अदरवाइज वाला, x बराबर 0 से बाएं और x बराबर L से दाहिने, इस रेंज में पार्टिकल को होना ही नहीं है। इन्फिनिट पोटेंशियल का अर्थ यही है, जैसे हम एक बॉक्स के अंदर में एक बॉल रख देते हैं तो हमें पता है कि जब तक हम कुछ निकालें नहीं, और वो बॉल बॉक्स के बाहर दीवार को छेद करके नहीं आ सकती है। तो यानी इधर में पार्टिकल को होना ही नहीं चाहिए, इधर में पार्टिकल को होना ही नहीं चाहिए, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो इसलिए वेव फंक्शन को भी 0 होना चाहिए। तो सारे जो आइगन फंक्शंस निकलेंगे उनको भी 0 होना चाहिए। ये सारे आइगन फंक्शंस भी अपने आप में वैलिड वेव फंक्शंस हैं, और इसलिए इन कंडीशंस को, इनको भी फॉलो करना है। हम ऐसे भी देख सकते हैं, चूँकि फाई को हर जगह फाइनाइट रहना है, एनर्जी है वो भी फाइनाइट है, ये साइड फाइनाइट है, इस साइड को भी फाइनाइट रहना है, और Vx अगर इन्फिनिटी हो रहा है तो फिर इस फाई एक्स को 0 ही होना पड़ेगा, तभी इसके कुछ फाइनाइट होने की गुंजाइश है। अन्यथा अगर ये 0 नहीं है और ये इन्फिनिटी है तो ये पूरा प्रोडक्ट जो है वो इन्फिनिटी ही बन जाएगा। तो इसलिए हम इस इक्वेशन को, तो पहले तो हम x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन L के लिए अगर लिखते हैं तो इसका बहुत सीधी सी बात है कि दिस फाई एक्स मस्ट बी 0, इस रेंज में फाई एक्स को 0 होना चाहिए। और जो बाकी का बच गया रेंज, जिसमें कि x जो है वो 0 से और L के बीच में है, ऐसा, वहाँ पर ये Vx बराबर 0 है, और इस कारण से ये Vx बराबर 0 है, और हमारा इक्वेशन बन जाता है अब माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m
del 2 del x स्क्वायर और फिर फाई बराबर ई फाई। ये फाई x का फंक्शन है और केवल x का ही फंक्शन है क्योंकि हम वन डायमेंशनल में ही काम कर रहे हैं, तो इसलिए जो पार्शियल डेरिवेटिव का ऐसा लिखा हुआ है संकेत, ये वास्तव में टोटल डेरिवेटिव ही है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं d2 d फाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 2me बाई एच क्रॉस स्क्वायर और तब यहाँ पे फाई, और इस पूरे को अगर आप के स्क्वायर लिख दें तो ये है माइनस के स्क्वायर फाई। ये x का फंक्शन है। अब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव है और यहाँ पे उस फंक्शन को एक कांस्टेंट से गुना किया हुआ है, पॉजिटिव कांस्टेंट से गुना किया हुआ है, प्लस यहाँ पे माइनस साइन है, तो ऐसा। और ऐसा इक्वेशन आपको याद होगा, आपने ज़रूर क्लासिकल मैकेनिक्स में सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ते समय में इसको इस तरह का इक्वेशन आया होगा, क्योंकि जब हम SHM करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में, जब हम SHM करते हैं तो हमारा होता है कि फोर्स इज़ माइनस ये के और ये के अलग है, हम ऐसा लिखते हैं, और तब हम कहते हैं कि मास इनटू ये d2x dt स्क्वायर एक्सेलरेशन, फोर्स की जगह हम लिखते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, ये बराबर है माइनस कांस्टेंट टाइम्स x, और इसलिए d2x dt स्क्वायर, इसको हम कहते हैं ये माइनस k बाई m x है, और जनरली इसको माइनस ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं। और आपको SHM के इक्वेशन के सॉल्यूशंस पता हैं। SHM का इक्वेशन, इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये होता है a साइन ओमेगा t प्लस b कॉस ओमेगा t, ऐसे लिख सकते हैं इसको, या आप इसको लिख सकते हैं a साइन ओमेगा t प्लस एक कांस्टेंट, ऐसा भी लिख सकते हैं आप इसको, तो कॉस भी लिख सकते हैं। इस प्रकार का इसका सॉल्यूशन बनकर के आता है। SHM जब होता है a और b दो कांस्टेंट्स है, या यहाँ पे देखें तो a और एप्सिलॉन दो कांस्टेंट्स हैं। ऐसे अगर आप लिखेंगे तो ये एम्पलीट्यूड बन जाएगा, और कहाँ आपने t बराबर 0 लिया है उसके अनुसार एप्सिलॉन का कुछ वैल्यू होगा। तो जैसे यहाँ ओमेगा स्क्वायर है और यहाँ पे आप ओमेगा लिखते हैं और ये सॉल्यूशन बनाते हैं, उसी प्रकार से ठीक वही इक्वेशन यहाँ है। यहाँ d2x dt स्क्वायर है, यहाँ d2 फाई dx स्क्वायर है, तो जो x है वहाँ पे ये फाई है, जो t है उसकी जगह पर ये x है, फिर माइनस है और कुछ ओमेगा स्क्वायर x है, यहाँ पे माइनस है, कुछ k स्क्वायर फाई है, जो x यहाँ है वही x यहाँ है, जो फाई यहाँ है वही फाई यहाँ है। तो जब अलजबरा करना है, कैलकुलस करना है, मैथमेटिक्स करना है, तो क्वांटम और क्लासिकल अपनी जगह पर, लेकिन इसका सॉल्व करके जो आएगा, इसका सॉल्व करके जो आएगा, वो तो एक ही स्वरूप होगा उसका। तो इसलिए इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे फाई x इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पे ये x है तो x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t, a कुछ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, साइन ओमेगा t है वहाँ पे, यहाँ पर kx लिखेंगे हम, क्योंकि जो यहाँ ओमेगा है वो यहाँ पर k है, दोनों कांस्टेंट है। गणित में, फिजिक्स में कोई फ़र्क नहीं है, खाली संकेत का फ़र्क है। यहाँ पर ऐसा करके ओमेगा लिखा हुआ है, ऐसा करके k लिखा है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। यहाँ भी ये पॉजिटिव कांस्टेंट है ओमेगा स्क्वायर, यहाँ भी ये पॉजिटिव कांस्टेंट है k स्क्वायर। तो इसलिए ऐसा दूसरा पार्ट उसी तरह से b कॉस ओमेगा टी kx, जो यहाँ t है उसकी जगह यहाँ पर x है, तो इसलिए जो t है यहाँ पे, ये t है, उसकी जगह पे हम x लिख रहे हैं। इस प्रकार का इसको सॉल्यूशन कहते हैं। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं रहा, अब ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो गया, इसको हम लोग इसका सॉल्यूशन कहते हैं। अब कंडीशंस देखिए, वेव फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस, वेव फंक्शन को कंटिन्यूअस होना चाहिए, कहीं भी उसमें जंप नहीं हो सकते, और यहाँ x बराबर l के बाहर इधर के रीजन में इस पूरे वेव फंक्शन को 0 होना चाहिए, क्योंकि ये इन्फिनिटी पोटेंशियल लिखा गया है, पार्टिकल कैन नॉट पेनेट्रेट, वो बाहर नहीं आ सकता है, इसी के अंदर में रहने के लिए वो बाध्य है। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी 0 है,
तो यहाँ पर वेव फंक्शन इसका 0 होना चाहिए। और यहाँ पूरे में यहाँ तक अगर 0 है तो इस पॉइंट पे x बराबर l पे अंदर की तरफ से भी आए तो भी ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूस होना है। तो इसलिए ये अंदर की तरफ से हम आ रहे हैं और अभी भी इस फाई एक्स को x बराबर l पर 0 होना चाहिए। इसी तरीके से इस साइड से अगर हम आते हैं तो यहाँ भी बराबर इन्फिनिटी है और इसलिए वेव फंक्शन यहाँ पे 0 है और ये पूरे में यहाँ से लेके यहाँ तक 0 है। तो हम अंदर से भी आए x बराबर 0 पे तो भी हमारा ये जो फाई एक्स है इसको यहाँ पे 0 होना चाहिए। तो इस कंटिन्यूटी के कारण से फाई एक्स इज इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0 एंड एट x इक्वल टू l, इन दोनों जगहों पर इसको 0 होना चाहिए इसके कारण से। तो x बराबर 0, इसमें आप देखिए इसमें x बराबर 0 रखिए और वहाँ पे फाई बराबर 0 होना चाहिए। तो इसकी जगह लिखेंगे तो 0 और x की जगह 0, तो साइन के x 0, क्या बचेगा b इंटू कॉस के x बराबर 0 है तो के एक्स बराबर 0 है और कॉस 0 1 होता है, इसलिए फाई एक्स बराबर b और फाई एक्स यहाँ 0 है, ध्यान रखिएगा। तो x बराबर 0 पे अगर मैं मैचिंग करता हूँ, मैच करिए आप, मैच एट x इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू b। x बराबर 0 रखिए इसके अंदर में, ये पूरा साइन के x 0 हो जाएगा, x बराबर 0 रखिए कॉस के x 1 हो जाएगा, तो इस साइड से केवल b बचेगा और x बराबर 0 पर इस फाई x को 0 होना चाहिए ताकि ये इधर से कंटिन्यूस रह सके। तो इसलिए b को तो 0 होना पड़ेगा और केवल बच जाएगा आपके पास फाई x इज इक्वल टू a साइन के एक्स। और x बराबर l पर मैच करिए, मैच एट x इक्वल टू l। तो इस पॉइंट पर भी कंटिन्यूटी के कारण से, कंटिन्यूस होने के कारण से इधर से 0 है तो इधर से भी 0 होना चाहिए। तो x बराबर l रख दूँ तो भी फाई x को 0 होना चाहिए। तो रख दीजिए, इसी में रख दीजिए, तो x बराबर l रख दीजिए, फाई बराबर 0 होना चाहिए। तो 0 शुड बी इक्वल टू a साइन के l, x के जगह l रख दिया। अब साइन के l तो अपना दिया हुआ है, ये तो 0 होना नहीं है। k को 0 होना नहीं है, क्योंकि अगर k को 0 कर देंगे तो फिर ये पूरा 0 हो जाएगा, साइन 0 बराबर 0 हो जाएगा और ये फाई एक्स 0 हो जाएगा। किस रेंज में? ये फाई एक्स हम निकाल रहे हैं 0 से l के बीच में, तो पूरे 0 से l के बीच में ये फाई 0 हो जाए, ऐसे हम नहीं चाहते, क्योंकि पार्टिकल है बाहर, तो पहले ही वेव फंक्शन 0 है, अंदर भी अगर 0 हो गया तो फिर वैसी हालत में सभी जगह 0 हो गया तो फिर पार्टिकल है कहाँ, उसके होने की पूरी प्रोबेबिलिटी तो 1 होनी चाहिए पूरे में, कहीं पर तो होने की। तो इसलिए हम k को 0 तो नहीं कर सकते, a को 0 कर सकते हैं क्या? a को भी 0 नहीं कर सकते। अगर a को 0 कर देंगे तो भी यहाँ 0 होके वो पूरा का पूरा फंक्शन जो है वो 0 हो जाएगा। तो हम a को जब 0 नहीं कर सकते, k को 0 नहीं कर सकते, तो क्या बचा? ये कैसे 0 होगा? a साइन के l कैसे 0 होगा? l 0 है नहीं, तो उसके 0 होने का रास्ता है k को बिना 0 किए हुए। ये जो k टाइम्स l है, ये अगर पाई हो जाए तो आप जानते हैं साइन ऑफ पाई 0, तो अगर पाई हो जाए तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, 2 पाई हो जाए तो कंडीशन सेटिस्फाई होती है, 3 पाई हो जाए तो कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो ये जितने इसके इंटीग्रल मल्टीपल हैं पाई के, उनमें से कोई भी हो जाए तो ये होता है। 0 नहीं कर सकते हम यहाँ पे, नेगेटिव माइनस पाई, यस माइनस पाई कर सकते हैं, लेकिन माइनस पाई में और प्लस पाई में ही हमारा फंक्शन बदलता ही नहीं है। क्या होगा अगर हम पाई रख दें यहाँ पे, k की जगह पे पाई बाई एल रख दें, या k की जगह पे माइनस पाई बाई एल रख दें, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? इस कांस्टेंट में केवल फ़र्क पड़ेगा। तो हमारा फंक्शन जो है, फंक्शनल फॉर्म जो है वो नहीं बदला, केवल आगे का कांस्टेंट बदला। और आप जानते हैं ना कि अगर वेव फंक्शन कोई है तो केवल उसका कांस्टेंट आप बदल दो तो स्टेट नहीं बदलता, स्टेट वही रहता है। जो भी नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन हम चूज़ करेंगे
उसके अनुसार फंक्शनल फॉर्म सेम होना चाहिए। इसलिए ये सब जो वैल्यूज हैं KL इज इक्वल टू n पाई, n इज पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 ये सब है n का वैल्यू। इन सब के लिए ये हमारे मैचिंग वाले कंडीशंस जो हैं वो ठीक रहते हैं। और फाइनाइट एवरीवेयर तो है ही, क्योंकि इस साइड में 0 है, इस साइड में 0 है, अंदर में ये कुछ a साइन KL है, a का वैल्यू फाइनाइट है, तो फाइनाइट हर जगह है। स्क्वायर इंटीग्रेबल अभी हम देखेंगे कि सब कुछ ठीक ठाक है। तो यानी ये हमारे पास कई सारे फंक्शंस अब मिल रहे हैं। अब हमारे पास कई सारे फंक्शंस मिल रहे हैं और उसमें ये n आने वाला है। फाई x इज इक्वल टू a और साइन और k के स्थान पे, यहाँ से देखिए k के स्थान पर आप लिखिए n पाई बाय l और उसके आगे x, ऐसा। तो ये ऐसा फंक्शन आने वाला है। और चूंकि n आ गया, n का वैल्यू आप 1 दीजिएगा तो एक फंक्शन आएगा, n का वैल्यू 2 दीजिएगा तो दूसरा फंक्शन आएगा, 3 दीजिएगा तो दूसरा फंक्शन आएगा। हो सकता है कि n के अलग अलग वैल्यूज़ के लिए इस a के भी अलग अलग वैल्यूज़ हों, तो हम उसको an भी लिख सकते हैं यहाँ पे। और ये बताने के लिए कि ये n वाला फंक्शन हम लिख रहे हैं, यहाँ पे हम फाई nx लिखते हैं। आपको ध्यान होगा पीछे के लेक्चर्स में हम जब डिस्क्रीट बेसिस की बात किया करते थे तो फाई i बराबर 1 2 3 4, तो वही चीज़ है ये फाई n बराबर 1 2 3 4 5 6। तो उस प्रकार से ये सारे फंक्शंस हैं। ये हैं आइगन फंक्शंस, ये हैं आइगन फंक्शंस। और हर एक आइगन फंक्शन के करस्पॉन्डिंग एक एनर्जी भी है, एक आइगन वैल्यू भी है। और वो कहाँ है? वो कहाँ है? इसको हमने बोला है k स्क्वायर, हमने इसको बोला है 2me बाई एच क्रॉस स्क्वायर को हमने k स्क्वायर बोला है। यही e जो है कहाँ से आ रहा है? ये e ये यहाँ से आ रहा है। यही एनर्जी का आइगन वैल्यू है। करस्पॉन्डिंगली यहाँ पर हमें एक फंक्शन मिला है और उस फंक्शन के अंदर में ये कहाँ से फंक्शन आया है? तो ये फंक्शन यहाँ से आया है, इसके अंदर में ये शामिल है और इसलिए ये एनर्जी मुझको यहाँ से मिल रही है। तो 2me बाई एच क्रॉस स्क्वायर ये है k स्क्वायर, अर्थात E इज एच क्रॉस स्क्वायर k स्क्वायर बाई 2m, एच क्रॉस स्क्वायर k स्क्वायर बाई 2m, ये है एनर्जी। और जब n वाला वैल्यू हो, kl बराबर n पाई, ये n वाला वैल्यू हो, n की जगह 1 2 3 4 5 आप रखेंगे तो हम लिखेंगे इसको En बराबर एनर्जी बराबर एच क्रॉस स्क्वायर, अब वो n वाला लिखना है मुझे। और k स्क्वायर क्या है? k है यहाँ पे n पाई बाई l, तो k स्क्वायर हो गया n का स्क्वायर पाई का स्क्वायर और बटा l का स्क्वायर। ये हो गया h क्रॉस स्क्वायर इंटू k स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2m और यहाँ पे ये आइगन वैल्यूज हैं और ये आइगन फंक्शंस हैं। n बराबर 1 रखिए, आपको एक आइगन फंक्शन मिलेगा और उसके करस्पॉन्डिंग, उस वाले आइगन फंक्शन के करस्पॉन्डिंग एक आइगन वैल्यू मिलेगा। तो अगर आप एक लिस्ट बनाएं, तो जो एनर्जी के आइगन वैल्यूज हैं तो सबसे पहले आएगा n बराबर 1, तो आप लिखेंगे पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2ml स्क्वायर। ये है एनर्जी का वैल्यू। और उसके करस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शन है, जो आइगन फंक्शन है, वो है जब आप यहाँ n इक्वल टू 1 रखेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन है वो आप लिखेंगे an यानी a1 कांस्टेंट और साइन पाई x बाई एल। n बराबर 1 रखेंगे, साइन पाई x बाई एल। इस a1 को भी देख लीजिए, ये a1 क्या है? इट शुड बी स्क्वायर इंटेग्रेबल। और अगर हम नॉर्मलाइज्ड
भी डिमांड करें कि मेरे ये जो आइगन फंक्शंस है हम नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शंस ही चूज करेंगे, तो वैसी हालत में हम कहेंगे कि फाई स्टार एक्स फाई एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी शुड बी 1। तब हम कहेंगे ये जो फाई एक्स मैं चूज कर रहा हूँ वो नॉर्मलाइज्ड है। तो अगर आप ये कंडीशन इम्पोज करें और फाई एक्स जो है वो ये है और तब आप उस इंटीग्रेशन को हल करें तो a1 का स्क्वायर आपको मिलेगा और इंटीग्रेशन मिलेगा 0 टू l, क्योंकि उसके बाहर तो फाई 0 ही है, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रेट करना और 0 से l इंटीग्रेट करना एक ही बात है। साइन स्क्वायर पाई एक्स बाय एल डी एक्स शुड बी इक्वल टू 1। आप डिमांड करिए दिस शुड बी इक्वल टू 1, तो आपको पता चलेगा कि ये जो a1 स्क्वायर है, मॉड a1 स्क्वायर है, दिस इज 2/l, और इसलिए a1 जो है उसका एक वैल्यू कम से कम आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2/l। और ऐसे ही आप बाकियों के लिए भी अगर देखेंगे, ये जो जितने यहाँ पर an दिखाई पड़ रहे हैं इसको भी लेके चलेंगे, इसका भी अगर आप स्क्वायर करके इंटीग्रेट करेंगे तो आपको इस an के भी वही वैल्यू मिलने वाले। तो यानी अगर हम नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शंस आइगन फंक्शंस चूज करते हैं तो हम लिख सकते हैं इसको स्क्वायर रूट 2/l और ये इतना, ये n बराबर 1 के लिए हो गया, ये n बराबर 1 के लिए हो गया, n बराबर ये 1 है, और n बराबर 2 ले लें, n बराबर 2 ले लेंगे यहाँ पे तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा। तो en जो आइगन वैल्यू है वो 4 टाइम्स पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर 2ml स्क्वायर, ये दूसरा वैल्यू निकला, और इसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन फंक्शन है वो ये बनेगा साइन 2πx/l, ऐसा बनेगा। इसी तरीके से आप आगे चलें, n बराबर 3 ले लें तो यहाँ 9 टाइम्स पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई 2ml स्क्वायर होंगे, और ये स्क्वायर रूट 2/l और साइन 3πx/l होंगे। इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जा सकते हैं। तो पहले तो ज़रा इसका एक प्लॉट देख लें, ग्राफ देख लें कैसा दिखता है। हम ये सब कुछ अब यहाँ से मिटा सकते हैं। तो इसके अब देखिए ज़रा ग्राफ देख लेते हैं। एनर्जी के तो आप वैल्यूज़ देख ही रहे हैं कि क्या क्या एनर्जी के वैल्यूज़ हैं। ये L से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, L के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना छोटा आपका वेल होगा ये एनर्जी उतना ज़्यादा निकल करके आएंगी। ये एक चीज़ ध्यान देने की है। और फंक्शन को अगर आप देखते हैं तो अगर आप n बराबर 1 के फंक्शन को देखें तो ये x इधर है, ये 0 है यहाँ पे, ये l है यहाँ पे। उसको अगर आप प्लॉट करेंगे साइन πx/l, इसको अगर आप प्लॉट करेंगे तो आपको कैसा मिलेगा? आपको इस तरह का फंक्शन मिलेगा, ऐसा फंक्शन मिलेगा। अगर आप x बराबर l कर दें, x बराबर l कर दें तो ये पाई बनेगा, साइन पाई इज 0। उसके पहले कहीं और 0 होने वाला नहीं है। x इक्वल टू 0 पर 0 है और फिर यहाँ पर 0 आएगा। तो एक ही इसका मैक्सिमम होगा, बीच में दोनों साइड में 0 होंगे। ये n इक्वल टू 1 है, ये phi1 x है। और याद रखिए ये पूरा फंक्शन हमारा इन्फिनिटी तक जा रहा है। यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, और इस साइड में ये ऐसा। फिर अगर आप n इक्वल टू 2 को देखना चाहते हैं, phi2x को देखना चाहते हैं, तो phi2x के लिए आप यहाँ देखेंगे, ये जब x बराबर l रखेंगे तो ये साइन 2π बनेगा जो कि 0 होगा। लेकिन 2π के पहले पाई पर भी 0 होना है इसको, तो यानी x बराबर l/2 भी रखेंगे तो भी इसको 0 होना है। तो ये l/2 पर इसका वैल्यू पाई होकर के 0 होना है, और फिर x बराबर l पे इसका वैल्यू 2π होकर के 0 होना है। तो अर्थात अगर यही x बराबर 0 यहाँ है और l यहाँ है तो ये l/2 है, यहाँ भी इसको 0 होना है। तो हमारा फंक्शन कैसा होगा? हमारा फंक्शन ऐसा होगा, ऐसा, इस टाइप का। ये 0 यहाँ, ये 0 यहाँ, और इसके बीच में ये ऐसा एक फुल
इसका साइन का एक फुल लूप हो गया ये। इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, फाई 3x कहेंगे तो फाई 3x के लिए करेंगे तो x बराबर 0 यहाँ है, l अगर यहाँ है। तो अब थर्ड के लिए अगर आते हैं और ये फंक्शन है x बराबर l अगर रखते हैं तो आपको 3 पाई बनता है, साइन 3 पाई भी 0 होता है, लेकिन उसके बीच में पाई आना है, तब 2 पाई आना है, तब 3 पाई आना है, तो बीच में 2 जगह पे और 0 होना है इसको, 1/3 1/3 1/3। तो अर्थात अगर हमने इसका 1/3 1/3 किया तो ये l/3 है और ये 2l/3 है, तो यहाँ भी 0 होना है, यहाँ भी 0 होना है, तो कुछ ऐसा होना है इसको, कुछ ऐसा होना है इसको। इसी तरीके से आप आगे बढ़ते चले जा सकते हैं। तो क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान पर आ रही हैं? सबसे पहले तो कि एनर्जी के कुछ खास वैल्यूज़ यहाँ से निकल के आ रहे हैं, डिस्क्रीट वैल्यूज़ निकल कर आ रहे हैं। अगर आप एनर्जी नापेंगे, याद रखिए एनर्जी हमारा एक ऑब्जर्वेबल है, मेजरेबल है, क्वांटिटी है। अगर उसको हम जानना चाहते हैं, नापना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट के द्वारा उसका मान जानना चाहते हैं, और हमारा आइडियल एक्सपेरिमेंट अगर है, और अगर वेव फंक्शन ये है, पार्टिकल का स्टेट ऐसा है कि ये वेव फंक्शन है, तो एनर्जी डेफिनेट है, क्योंकि एनर्जी का आइगन फंक्शन है, हैमिल्टोनियन का आइगन फंक्शन है, एनर्जी वाले ऑपरेटर का आइगन फंक्शन है। एनर्जी डेफिनेट है, पता है उतनी ही आनी ही है। कितनी आनी है? इतनी आनी है, इससे कम नहीं आ सकती है। देयर इज ए मिनिमम एनर्जी, एक मिनिमम एनर्जी है। एक सीधा साधा बॉक्स है और उसके अंदर में पार्टिकल है, और हम कहते हैं उसकी इतनी एनर्जी तो होनी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है, तो यानी वो काइनेटिक एनर्जी उतनी है, यानी उसको चलते फिरते ही रहना है, वो रेस्ट में रह ही नहीं सकता है। तो ये एक बड़ी बात निकल कर आती है। हम क्लासिकल मैकेनिक्स में किसी बॉक्स के अंदर में किसी पार्टिकल को रेस्ट में रख सकते हैं, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में हम कहते नहीं। अगर एक आप उसको कन्फाइन करेंगे, अगर आप उसको एक निश्चित दायरे के अंदर रहने को बाध्य करेंगे, तो फिर वो शांत नहीं बैठेगा, वो स्थिर नहीं रहेगा। और ये हमारे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अनुरूप है, क्योंकि अगर उसको 0 से l तक होने की इजाज़त है, तो उसकी जो अनसर्टेनिटी है वो 0 से l के आसपास की उसकी पोजीशन की अनसर्टेनिटी है। तो मोमेंटम की अनसर्टेनिटी कम से कम कुछ h×l, या कैसे आपने डिफाइन किया है उसके अनुसार h×2l कुछ होनी चाहिए। और मोमेंटम की अनसर्टेनिटी होने का मतलब है कि वो रेस्ट में तो परमानेंटली रह नहीं सकता है, क्योंकि अगर वो रेस्ट में परमानेंटली ही रह जाता तो अनसर्टेनिटी काहे की। तो एक बड़ा फ़र्क, सबसे बड़ा फ़र्क जो इसमें से दिखाई पड़ता है, और भी बातें हम करेंगे अगले लेक्चर में, लेकिन बड़ा फ़र्क ये दिखाई पड़ता है कि पार्टिकल की एक मिनिमम एनर्जी होना ज़रूरी है। हम कुछ नहीं करेंगे, हम केवल उसको उस बॉक्स में, उस रेंज में रहने के लिए केवल बाध्य करेंगे। वहाँ पर हमारा पोटेंशियल सडनली जंप करेगा और इन्फिनिट हो जाएगा, यानी वहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग वो बैरियर है कि उसको क्रॉस नहीं कर सकता, बाहर नहीं निकल सकता। अंदर में उसको कोई छेड़छाड़ नहीं है, वो उस पूरे वेल के बीच में कहीं पे रहना चाहता है, कोई परिवर्तन नहीं उसके ऊपर लाता जा रहा है। पोटेंशियल एनर्जी 0 है सभी जगह पे, कोई इंटरैक्शन नहीं है, कोई फोर्स नहीं है। जो कुछ है बस इतना है कि इतनी दूर के अंदर रहना, इसे बाहर नहीं जाना। बट उसकी एक डेफिनिट अनसर्टेनिटी होनी ही पड़ेगी, और इसलिए एनर्जी का वैल्यू हमेशा के लिए फिक्स्ड कांस्टेंट 0 ऐसा नहीं हो सकता। तो और मिनिमम एनर्जी इतनी होनी ही पड़ेगी। और अगर एनर्जी डेफिनिट होनी है, अगर एनर्जी डेफिनिट होनी है और इतनी नहीं है, तो फिर वो इतनी हो सकती है, उसके बीच में कुछ नहीं हो सकती। तो उसके केवल डिस्क्रीट पॉसिबल वैल्यूज है, या तो ये, 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 कुछ डेफिनेट पॉसिबल वैल्यूज हैं इसके। मिक्स्ड स्टेट्स हो सकते हैं, ये आइगन फंक्शंस हैं, ये इनकी सारी प्रॉपर्टीज़ वो सब सारी पूरी हो रही हैं जो वेव फंक्शन को करनी चाहिए। ये खुद भी वेव फंक्शन हो सकते हैं, लेकिन ऐसे भी वेव फंक्शंस हो सकते हैं जो इनके कॉम्बिनेशंस हैं। तो एनर्जी डेफिनेट नहीं है, एनर्जी नापोगे तो या तो ये मिलेगी या तो ये मिलेगी। मिक्स्ड स्टेट्स वो अलग चीज़ है, लेकिन प्योर स्टेट्स एनर्जी के जो हैं उनमें एनर्जी डिस्क्रीट है, ये है या फिर ये है।
और या फिर ये है, और या फिर ये है। तो इस तरह से इस डीप स्क्वायर वेल पोटेंशियल के माध्यम से कई सारी चीज़ें जो हम लोगों ने पीछे बात की थी क्वांटम फिज़िक्स में और क्लासिकल फिज़िक्स में डिफरेंसेस, वो यहाँ पे आपको और अच्छी तरह से दिखाई पड़ रहे होंगे।